नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कर मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए कई कार्यक्रमों के आयोजन। प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने काटा केक। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने किया ऐलान। धामी को बताया पार्टी का युवा चेहरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। नानकमत्ता में युवाओं ने तले पकौड़े तो कई युवाओं ने रोजगार के लिए भगवान के नाम लिखी चिट्ठियां। डोले की शोभा यात्रा के साथ मां नंदा सुनंदा महोत्सव संपन्न। नम आंखों से अगले साल फिर आने की कामना के साथ दी मां नंदा सुनंदा को विदाई। लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। और काशीपुर में खुद को पुलिसकर्मी बताकर ज्वेलर्स की दुकान से ठगी। लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर बदमाश फरार। सीसीटीवी में हुई वारदात कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनके नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी सहित कई नेताओं ने केक काटकर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। शक्तिशाली भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई है। हमने भगवान केदारनाथ जी के गंगोत्री से, हमारे चारों धामों से, हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे, उनके अंदर हमेशा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, उनका नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। एमपीजी कॉलेज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में काबीना मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोगों को फल बांटकर जन्मदिन मनाया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम का बर्थडे सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। पूरे देश के अंदर आम जनमानस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसको बड़े जोश शोर से मना रहे हैं और सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज सुबह से वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, गरीबों को जूस फल हम बांट रहे हैं। और आज यहाँ मसूरी, अभी मैं देहरादून में एक जगह हम एक अहिर मंडी में हम बांट कर आए हैं और आज ये मसूरी में यहाँ के पूरी बच्चों को, क्योंकि हमारी संस्कृति में, क्योंकि जो केक काटने की हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो पूजा होती है और दीर्घायु की, जिसका जन्म होता है, कामना करते हैं। हमने सुबह पूजा करके उनकी दीर्घायु की कामना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि मोदी जी दीर्घायु हो। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर युवा कांग्रेस डोईवाला के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सैनी के नेतृत्व में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। राहुल सैनी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई।
महंगाई से आम जीवन त्रस्त है। उसके बावजूद भी भाजपा इस दिन को उत्सव के रूप में मना रही है। युवा कांग्रेस ने विरोध स्वरूप काले गुब्बारे में भगवान के नाम पत्र लिखे और हवा में उड़ाए। उन्होंने कहा कि अब भगवान ही देश की हालत में सुधार कर सकता है। सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था तो हमने अपनी डिग्री की प्रतियां जलाई थी। उसके बाद भी मोदी जी ने या उत्तराखंड की सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज हम, आप देख रहे हो हमारे पीछे ब्लैक कलर के बैलून है। आज हमने इस पे लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखी हुई हमने भगवान को। ये भगवान, इस धरती पे सुनने वाला हमारा कोई नहीं है, क्योंकि तानाशाही सरकार है। तो हमारे कहने का मकसद एक यही है कि भगवान कोई नहीं सुन रहा है, आप ही हमारी सुन लो। बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दो, जिससे कि उनका घर का पालन पोषण चल सके। और ये जो मोदी जी का जन्मदिन, यूथ कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अपना विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने कहा कि मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रदेश प्रवक्ता हूं। आज हम लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस में बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले जब उन्होंने युवाओं से जो वादे किए थे रोजगार देने के, अब वो युवाओं को बोल रहे हैं कि आप पकोड़े तलिए। तो आज हम पकोड़े तलकर इसका विरोध कर रहे हैं और हम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि जो युवा है उन्हें रोजगार दीजिए। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष शायरा बानो का मंगलौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंगलौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता जमीर हसन ने कहा कि 3 तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में शायरा बानो के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी उनका त्याग और समर्पण महिलाओं को न्याय दिलाने, उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बना रहेगा। शायरा बानो ने बताया कि आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की गई हैं। आयोग द्वारा महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। महिलाओं को भी समाज में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। आखिरकार बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया। यह ऐलान बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी युवा चेहरा को लेकर विधानसभा चुनाव में जा रही है और चुनाव जीतने के बाद पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। प्रहलाद जोशी ने साथ ही कहा कि इसमें कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है। सुन लीजिए ना, धामी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में चुनाव चल रहा है। हमारे सरकार आने के बाद हमारे धामी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें युवा मुख्यमंत्री, कोई हमारे मन में डाउट, पार्टी के मन में कुछ डाउट नहीं है। उत्तराखंड पहली बार पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने धर्म की राजनीति का आगाज कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोध्याल ने इस मामले में बीजेपी पर जवाबी हमला किया। हम पहले से बोलते आए, जिनके समर्थन में महाराष्ट्र में सरकार चल रहा है, कांग्रेस के समर्थन में, वो सरकार आज भी गणेश कार्यक्रम के ऊपर निर्बंध लगा के रखा है। और रावत जी इधर बोलते हैं हम जय गणेश बोलेंगे। जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में दोनों जो सम्मान सूचक जो नाम आपने लिए वो हमारे पूजनीय हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी को जय गणेश कहने में तकलीफ हो रही है तो वो साबित करे कि भाई हमें तकलीफ है जय गणेश कहने में। नानकमत्ता में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बेरोजगार दिवस मनाया। इस मौके पर युवाओं ने पकौड़ी तलकर बेरोजगार दिवस मनाया। युवाओं का कहना है कि पीएम मोदी ने हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को कुछ भी नहीं मिला। युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार की जरूरत होती है ताकि युवा अपने परिवार की आजीविका चला सकें।
यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में रोजगार दो अभियान चलाएगी। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में यूथ कांग्रेस नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बेरोजगारी के बारे में बताएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, जिस पर लोग मिस कॉल कर अपनी बेरोजगारी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रभारी ने मोबाइल नंबर जारी किया। युवाओं की आवाज बनकर आने वाले 100 दिन के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है और उस कार्यक्रम का सबसे पहला फेज जो है उसके तहत आज हमने एक नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसका नंबर जो है 766 9040 884। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 766 9040 884। हम आमंत्रित करते हैं सभी बेरोजगार युवा साथियों को कि इस नंबर पर वो कॉल करें। कांग्रेस इनका संज्ञान लेगी, कांग्रेस इनका रिकॉर्ड रखेगी और जब हमारी सरकार 2022 में मजबूती के साथ आएगी तो निश्चित ही बेरोजगार युवाओं के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो। हरिद्वार श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर के आयोजन की घोषणा की। मां गंगा की कृपा से पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण का दर काफी घटा है और इस संक्रमण दर घटने में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जारी गाइडलाइंस हैं उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो वैक्सीनेशन की रही है और हम सभी का ये उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक नागरिक को ये वैक्सीनेशन लगे। हरिद्वार में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हरिद्वार के प्रत्येक नागरिक को शीघ्र वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य है। लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर श्री गंगा सभा ने एक पहल की है, जिसके तहत जो हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालु हैं, जो हर की पौड़ी पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उन श्रद्धालुओं में अगर किसी को भी वैक्सीनेशन की आवश्यकता होगी, चाहे वो प्रथम डोज या सेकेंड डोज, उनके लिए एक विशेष कैंप कल से हम हर की पौड़ी पर आयोजित कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में चारधाम यात्रा खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। यात्रा खुलने के बाद हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से ट्रैवल और होटल व्यवसायी यात्रा खोले जाने की मांग कर रहे थे। चारधाम यात्रा खोले जाने पर उत्साहित ट्रैवल व्यवसायियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। व्यवसायियों का कहना है कि पिछले 2 सालों से यात्रा ठप पड़ी हुई है, जिसकी वजह से पर्यटन व्यवसाय की कमर टूट गई है। अब अगर यात्रा शुरू होगी तो पर्यटन व्यवसाय को जरूर राहत मिलेगी। पर्यटन व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी राहत है, चाहे वो 1-1.5 महीने के लिए खोली है यात्रा, इसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेरा गवर्नमेंट से एक ये भी कहना है कि जो इन्होंने टैक्स माफ़ी का कहा है कि अक्टूबर से लागू होगा, हमारा ये है कि पिछले जो 6 महीने गए हैं इसको टैक्स छूट को 6 महीने पीछे से लागू किया जाए, जिससे हमें बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आगे अब 1-1.5 महीना यात्रा चालू हो जाएगी। कोर्ट की रोक हटने के बाद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को विधिवत रूप से चलाने की तैयारियों में परिवहन व्यवसायी जुट गए हैं। फिलहाल सभी को सरकार की एसओपी का इंतजार है। इसके लिए व्यवसायियों ने एसओपी के तहत यात्रा चलाने का निर्णय बैठक करके लिया है। यात्रा चलने की उम्मीद को लेकर बैठे परिवहन व्यवसायियों के चेहरे अब खिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बरसात का दौर भी अब खत्म हो गया है, ऐसे में यात्रा बेहतर चलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली रोटेशन समिति के अनुसार यात्रा मार्ग पर जाने के लिए दूसरे राज्यों के यात्री एडवांस बुकिंग के लिए फोन करने लगे हैं। जो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी वो कल ही अभी वहाँ से रोक हटी है। अब आगे एसओपी जारी होगी, एसओपी जिस हिसाब से जारी होगी उस हिसाब से हम आगे की तैयारियां करनी शुरू कर देंगे। अभी तो फिलहाल एसओपी पे इंतजार है हमारी तैयारियां पूर्व की भांति मई माह में ही पूर्ण हो चुकी थी। वाहन हमारे सुसज्जित हैं, तैयार हैं। बीच में कोविड के कारण खड़े थे। अब माननीय न्यायालय का कल आदेश आया है, आज राज्य सरकार एसओपी जारी कर देगी, उसके अनुरूप हमारी वाहन संचालित होने के लिए तैयार है। मेन दिक्कत ये आएगी क्योंकि यात्री यहाँ पे तैयार है और आज मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को पता है 2 गाड़ियाँ गई भी हैं। और दिक्कत कहाँ पे आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में वो दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास कुछ गाड़ियाँ तैयार हैं।
ऊपर में होटल एकोमोडेशन की दिक्कत यात्रियों के लिए आएगी, क्योंकि जो होटल वाले हैं उन्होंने अपने होटल बंद कर रखे हैं और उनको रेवेन्यूएशन दोबारा से संचालित करने के लिए उन्हें 5 से 7 दिन का समय चाहिए। बागेश्वर जिला पंचायत में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ जिला पंचायत सदस्यों का विगत 75 दिनों से चल रहा आंदोलन शुक्रवार को समाप्त हो गया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने आंदोलन स्थल जाकर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उपाध्यक्ष नवीन परिहार को जूस पिलाया और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। साथ ही जिले के अवरुद्ध विकास कार्यों की भरपाई के लिए मिलजुल कर कार्य करने का आश्वासन भी दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले भर में वैक्सीनेशन सेंटर लगाए गए हैं। खासतौर पर उत्तराखंड की सीमाओं पर भी वैक्सीन केंद्र बनाया गया है। बाहरी राज्यों से नारसन बॉर्डर पर आने वाले यात्रियों को भी जांच की जा रही है। बॉर्डर पर पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। बिना वैक्सीनेशन के किसी भी यात्री को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। जिन यात्रियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको बॉर्डर पर ही कोविड टीका लगाया जा रहा है। मंगलौर क्षेत्र में लगे वैक्सीनेशन केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रभारी और दिल्ली से विधायक दिनेश मोहनिया हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो राज्य की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। काशीपुर में ज्वेलर्स की दुकान से खुद को पुलिसकर्मी बताकर लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने ज्वेलर से घटना की जानकारी ली और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सीएससी केंद्र प्रभारी और राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए प्रभारियों और राजस्व उप निरीक्षकों को जानकारी दी। आपको बता दें कि सीएससी केंद्रों पर बीते कुछ दिनों से प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संज्ञान लेकर एसडीएम ने तहसील सभागार में बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने जनता की समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। राजधानी देहरादून में हर साल की तरह बिहारी महासभा ने सांकेतिक रूप से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया। श्री रामपुरम कामली रोड गोविंदगढ़ के प्रांगण में हुए इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों ने कोविड के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बिहारी महासभा हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करता है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। बिहारी महासभा एक सामाजिक संगठन है जो हमेशा सामाजिक कार्यों के आयोजन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता रहा है। कोविड को देखते हुए इस विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर फ्री वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। खटीमा में ईस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विश्वकर्मा जयंती फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ धूमधाम से मनाई गई। वहीं फैक्ट्री प्रबंधक अजय मेहता ने इस दौरान कोरोना योद्धाओं और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया। साथ ही युवा इंजीनियर साथियों को भी इंजीनियर डे की बधाई दी। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधक अजय मेहता ने पौधारोपण भी किया।
अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा के डोले की शोभा यात्रा के साथ ही पिछले 7 दिन से चल रहा नंदा महोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने मां नंदा सुनंदा के डोले के दर्शन किए और नम आंखों के साथ अगले साल फिर विराजने की कामना करते हुए डोले को विदा किया। विदाई का माहौल बिल्कुल वैसा ही भावुक कर देने वाला था जैसा घर की बिटिया की विदाई का क्षण होता है। इससे शोभा यात्रा में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर डोले का अभिनंदन भी किया। और अब सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। Tocilizumab, which I told you about, nil rate. Remdesivir 5%. Anticoagulants like heparin 5%. These concessional rates, which were valid till September 30th, are now being extended till 31st December 2021. I repeat, these are only the medicines which are getting extended. That original list which was valid till 30th September also had some equipments. Extension is not for them. So I would like to be clear on that. GST rate on 7 other medicines which are recommended by Department of Pharmaceuticals have also been recommended for reduction from 12 to 5%. And that is till 31st December 2021. Similarly, cancer-related drugs, Keytruda is one of them, Keytruda. It's a medicine for treatment of cancer, along with similar other medicines for the use in treatment of cancer as per Department of Health and Family Welfare or Department of Pharmaceuticals have been recommended that from 12% they should come down to 5%. So cancer-related drugs. GST rate again on retrofitment kits for vehicles used by persons with special disability. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।